ओके देखो बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मास पार्टिकल इन अ मास पार्टिकल ड्यू टू कैपिटल एम मास पार्टिकल। मतलब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, एक कैपिटल एम मास पार्टिकल है और इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स में स्मॉल एम मास पार्टिकल रखा है। तो इस स्मॉल एम मास पार्टिकल में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। और डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, वो ये डेफिनेशन है। हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करती है। आप कैलकुलेट करेंगे अलग निकालेंगे, मैं कैलकुलेट करूँगा अलग निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है जो ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक इररिलेटिव टर्म है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अच्छा दुनिया की कोई भी एनर्जी हमेशा वर्क डन के इक्वल होती है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। इसे कहते हैं टोटल इंटीग्रेशन में, मतलब टोटल एफ डॉट डी एक्स मतलब वर्क डन, x1 मतलब इनिशियल पोजीशन, x2 मतलब फाइनल पोजीशन। तो इसे बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल amount of work done to bring a particle from initial position x1 to final position x2 against gravitational force। अगर हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। अगर हम चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। अगर हम चेंज इन रीस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। मतलब इस फोर्स का नाम चेंज होते ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी चेंज हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वापस बोल रहा हूं एक बार डेफिनेशन, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ मास पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x1 टू फाइनल पोजीशन x2 अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी फोर्स वर्क करता है, जैसे हमें पता है, मान लीजिए हम यहाँ इस हथेली पे, हम कोई ऑब्जर्वर है वो इस हथेली पे रखा हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में इस मार्कर की हाइट 0 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। अब आप फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स, और उस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट आप इस मार्कर को ऊपर ले गए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जब हम फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब फोर्स खुद वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। जैसे मार्कर को हम जहाँ से ड्रॉप करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इफेक्ट में नीचे आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया, और जब फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसलिए हमें माइनस साइन लगाना है, जो हमें ये बताता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें इंक्रीज करनी है तो फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। माइनस का ये मतलब होता है। अब देखिए फिगर आउट हमने किया है इसको, ये फिगर है हमारा, कैपिटल एम मास पार्टिकल है, ये स्मॉल एम मास पार्टिकल है। इस स्मॉल एम मास पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है इस कैपिटल एम के इफेक्ट में। इस कैपिटल एम का एक बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स में स्मॉल एम मास पार्टिकल रखा है। तो इस स्मॉल एम मास पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हमने ग्रेविटेशनल, वी वांट पोटेंशियल एनर्जी इंस्टीड ऑफ u2 माइनस u1। मतलब हम u2 माइनस u1 नहीं चाहते हैं, हम u चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी चाहते हैं। तो मैंने u2 को u मान लिया, u1 को 0 मान लिया। u1 मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को 0 करने का क्या आधार होता है? पोटेंशियल एनर्जी वहाँ 0 होती है जहाँ वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जहाँ वर्क डन नहीं है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और वर्क डन कहाँ 0 होगा? जहाँ फोर्स 0 है। जहाँ फोर्स 0 है मतलब जहाँ फोर्स नहीं है वहाँ वर्क डन नहीं है, जहाँ वर्क डन नहीं है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो हमें ये देखना है कि फोर्स कहाँ पे 0 होगा। फोर्स की डेफिनेशन लिखी, दो मास पार्टिकल अगर m1 m2 r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g 0 हो नहीं सकता, m1 0 हो नहीं सकता, m2 0 नहीं हो सकता। अगर हम किसी तरह से भी r बहुत ज़्यादा कर दें, इनफाइनाइट कर दें, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता है। मतलब अगर r इनफाइनाइट कर देंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स 0 तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। इसका मतलब हमें
इनिशियली कहाँ से चलाना पड़ेगा पार्टिकल को, इनफाइनाइट से। तो इस हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रखना है, इसका मतलब x1 डिस्टेंस को इनफाइनाइट रखना है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और ये कहाँ पर है, ये r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमें इस स्मॉल m मास पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है, तो ये r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ डेफिनेशन आएगी, पोटेंशियल एनर्जी stored in small m mass particle in gravitational field of force of capital M mass particle is defined as the total amount of work done to bring small m mass particle from infinite to distance r against gravitational field of force of capital M mass particle। मतलब अगर इस स्मॉल एम मास पार्टिकल को इनफाइनाइट से यहाँ r डिस्टेंस तक लाएं इसके फील्ड ऑफ फोर्स के अगेंस्ट, तो जितना भी वर्क डन होगा वो सारा वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये डेफिनेशन है। इसके लिए इस फिगर को वापस रीड्रॉ किया, कैपिटल एम ऐसे कैसे बना दिया, स्मॉल एम ऐसे कैसे बना दिया। डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आर डिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और जहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ से आर, यहीं से इनफाइनाइट, यहीं से एक्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ एफ डॉट डी एक्स आ रहा है। अगर आप एफ को एक्स की फॉर्म में नहीं रखेंगे तो आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एफ को एक्स की फॉर्म में शो करना जरूरी है। तो इनफाइनाइट से आर के बीच में कहीं भी आपने एक्स बता दी, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, इसके बीच में कहीं भी आपने एक्स दिखा दी और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स दिखा दिया। डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। हमेशा ध्यान रखना है dx का एग्जिस्टेंस तभी है जब x है, तो पहले x दिखाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन x की हो गई, यही r की हो गई, यही इनफाइनाइट की हो गई, सब एक ही डायरेक्शन में है। तो ये dx मान लिया, ये पॉइंट a मान लिया, ये पॉइंट b मान लिया। हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेशन को छोड़ के बाकी पार्ट माइनस एफ डॉट डी एक्स पहले सॉल्व किया, माइनस एफ डॉट डी एक्स पहले सॉल्व किया। माइनस एफ डॉट डी एक्स क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और अगर हम छोटा सा वर्क डन करेंगे वो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पूरी पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ दिस के इक्वल होगी और स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स के इक्वल होगी। अब देखिए एफ हम क्या है, ये डी यू या डी डब्ल्यू है क्या, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग small m mass particle from point A to point B against gravitational field of force of capital M mass particle. This is small amount of work done to bring small m mass particle from point A to point B। क्योंकि हम मास को कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से आर तक, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इस सारे वर्क डन को हमने छोटे छोटे वर्क डन में डिवाइड किया, तो एक छोटा सा वर्क डन हमने अलग से कैलकुलेट किया ए से बी के लिए। तो इफ़ यू आर ब्रिंगिंग मास पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये छोटा सा जो वर्क डन होगा वो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हम ला किधर से रहे पार्टिकल को, ए से बी, लेकिन dx की डायरेक्शन किधर होगी, dx की डायरेक्शन होगी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x। मतलब x की ये डायरेक्शन है तो dx की भी यही डायरेक्शन होगी। तो dx की डायरेक्शन तो हो गई b से a, क्योंकि dx का इससे मतलब नहीं है कि a से b आ रहा है, dx का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x, और डायरेक्शन ऑफ x ये है। और फोर्स किस पे, m मास पार्टिकल पे, किसकी वजह से, कैपिटल M मास पार्टिकल की वजह से। तो कैपिटल M मास स्मॉल m को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी स्मॉल m पर कैपिटल M की वजह से फोर्स की डायरेक्शन हो गई। हम इजीली देख सकते हैं फोर्स और dx के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है, दोनों अपोजिट हैं। तो a डॉट बी को सॉल्व किया, ए बी कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस कर दिया f डॉट डी एक्स। नाउ दिस इज नॉट अ फोर्स, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमें फोर्स रखना है a या b, दोनों की डिस्टेंस x है, यहाँ से इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, क्योंकि dx बहुत छोटा है तो x और x प्लस डी एक्स में खास डिफरेंस नहीं होगा। तो हमने फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट किया a या b पे, कहीं पे भी फोर्स हो गया g कैपिटल M
दिस इज कैपिटल एम, स्मॉल एम जी m1 m2 अपॉन बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये फोर्स हो गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और ये dx, तो ये हो गया जी mm अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने क्या कर लिया, हमने माइनस एफ डॉट डी एक्स वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, अब बस इंटीग्रेशन बाकी रह गया। तो इस टर्म को हमने इंटीग्रेट किया इनफाइनाइट से आर से, तो इंटीग्रेशन कर लिया दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन का मतलब हो गया हम इसे ऐड कर रहे हैं, टोटल वर्क डन को ऐड कर रहे हैं। तो डी यू का इंटीग्रेशन होता है यू, कैपिटल जी कांस्टेंट टर्म है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। x की पावर 2 ऊपर जाके x की पावर -2 इंटू डी एक्स हो गया इनफाइनाइट से r। x की पावर n का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का x की पावर n+1 अपॉन n+1, फार्मूला लगा दिया। लिमिट इनफाइनाइट से r है, लिमिट लगा दी। -2 + 1 का मतलब -1, इसको बाहर ले लिया तो ये माइनस बाहर आ गया। x की पावर -2 + 1, x की पावर -1 बच गया इनफाइनाइट से r। x की पावर -1 का मतलब 1/x फ्रॉम इनफाइनाइट से r। तो ये अब हम लिमिट रख देंगे। लिमिट किसकी होती है, जो d के साथ होता है। d के साथ क्या है x, तो x की लिमिट है, इसको कहेंगे x की अपर लिमिट, इसे कहेंगे x की लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट x की जगह प्लेस कर दी, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट प्लेस कर दी। 1/∞ 0 होता है, 1/r बच गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो फाइनल फार्मूला आ गया u = माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। अगर कैपिटल M और स्मॉल m r डिस्टेंस पर हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। इसे दो तरह से याद रखना है। इट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल m मास पार्टिकल इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स ऑफ कैपिटल M मास पार्टिकल एट डिस्टेंस r। और सेकंड, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मास कैपिटल M और स्मॉल m सेपरेटेड बाय r। इसे दो तरह से याद रखना है। स्मॉल m मास पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल M मास पार्टिकल के इफेक्ट में, या एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम दो मास से बना है जिनके बीच में r का सेपरेशन है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 मास पार्टिकल्स। इसमें क्या है, आपके पास 2 से ज़्यादा मास पार्टिकल्स हैं, लाइक ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। इस सिस्टम की 2 और 1 के बीच में डिस्टेंस r12 है, 2 और 3 के बीच डिस्टेंस r23 है, और 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस r13 है। अब हमने क्या किया, डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 मास पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग all mass particles from infinite to their respective places against gravitational force acting on each other। ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम इन सबको इनफाइनाइट से अपनी जगह पे लाएंगे, और जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो सारा वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये डेफिनेशन है। तो मान लीजिए m3 इधर की तरफ बहुत ज़्यादा दूर है इनफाइनाइट पर, m2 ऊपर की तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, m1 इधर की तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। मतलब m1 m2 m3 आर इनफाइनाइट सेपरेटेड, एक दूसरे पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, और हमें मालूम है इनफाइनाइट डिस्टेंस में इनमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हमने क्या किया, सबसे पहले m1 को इनफाइनाइट से इसकी जगह पे लाए, मान लो। अब m2 m3 इनफाइनाइट पर है, m1 को यहाँ ले आए, किसी का फोर्स नहीं लग रहा, तो इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन नहीं है। तो m1 को अपनी जगह पे लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, m1 आ गया अपनी जगह पे। m1 को यहाँ अप्रोप्रिएट प्लेस पे ले आए, अब m2 को वहाँ से लाए इनफाइनाइट से यहाँ तक, तो m2 को m1 के अगेंस्ट लाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये एक सिस्टम बन गया m2 को लाने में। तो m2 को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा -g m1 m2 अपॉन r12, इनके बीच की डिस्टेंस जो हम पहले कैलकुलेट करें। अब m3 यहाँ पर नहीं है, m3 इनफाइनाइट पर है। अब m3 को लाएंगे, m3 को अगर लाएंगे तो एक तो m2 के अगेंस्ट इसे वर्क डन करना पड़ेगा, एक m1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक तो m1 के साथ में इसका पेयर बनाया, तो ये हो गया -g m1 m3 अपॉन r13। एक m2 के साथ m3 का पेयर बनाया तो हो गया -g m2 m3 अपॉन r23। अब m1 m2 m3 तीनों आ गए, तो टोटल वर्क डन होगा 0 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इस तीनों को हमने ऐड कर लिया तो ये टोटल टर्म आ गई।
इसका मतलब अगर 3 मास पार्टिकल का एक सिस्टम है तो ये 3 टर्म्स आ गई। अब 4 मास पार्टिकल का होता तो देखिए फर्स्ट को लाने में 0 वर्क डन, सेकेंड को लाने में 1 वर्क डन, थर्ड को लाने में 2 वर्क डन, तो 4 को लाने में 3 वर्क डन, तो टोटल 6 टर्म्स आ जाती। अगर 4 मास पार्टिकल्स को हम अप्रोप्रिएट प्लेस पे लाते हैं तो 6 टर्म्स आती। जैसा कि आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8.3, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे अगर 4 मास पार्टिकल से बनकर एक सिस्टम तैयार होता है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है।